हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम इनके आंसर भी देंगे और जहां पर ज़रूरत होगी वहां पर हम इनके एक्सप्लेनेशन भी आपको बताने वाले हैं। अभी हम एमसीक्यू सीरीज़ में पार्ट 1 लेके आए हैं। आगे आप लोगों को अगर इसमें इंटरेस्ट आता है तो आपके इंटरेस्ट को देखते हुए हम इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 जितने भी पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो सारे एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर लाके देंगे। तो आइए हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ के इस वीडियोज़ में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ फादर ऑफ सी लैंग्वेज? बी जॉन स्टॉर्स्ट्रप, जेम्स ए गोसलिंग, डेनिस रिची, डॉक्टर ई एफ कोड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के और उसका आंसर खुद को देने की कोशिश करनी है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आगे आने वाले क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यूसली क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही सॉल्व कर दूंगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दूंगा। तो आप स्क्रीन को पॉज करके और खुद भी आंसर देने का ट्राई करें। तो जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर है डेनिस रिची। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज? ए ऑप्शन है 0, बी 32, सी 48 एंड डी 255। तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बी 32 कीवर्ड्स। हमें सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स मिलते हैं जिनको कि हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में लूप्स कितने टाइप के होते हैं? तो अगर आप लोगों को पता होगा कि लूप्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शंस में 1, 2, 3 एंड नन दिया हुआ है। अगर इनमें से कोई भी आंसर ना हो तो आप फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर सी करेक्ट आंसर है, क्योंकि लूप के अंदर यहाँ पर 3 तरह के लूप हम सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। हाउ मैनी टर्नरी ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज? 1, 6, 3 एंड 2। तो इसका आंसर है 1, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज में हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो ऑपरेटर्स के 3 कैटेगराइजेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, टर्नरी ऑपरेटर होते हैं एंड एक वो ऑपरेटर होते हैं जो कि यूनरी की कैटेगरी में आते हैं, जिनको ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की ज़रूरत होती है। और टर्नरी ऑपरेटर में हम यहाँ पर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 3 ऑपरेंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऐसा टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ सी लैंग्वेज में एक ही है जो कि हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन या इफ एल्स कंडीशन के साथ पढ़ते हैं। ASCII कोड ऑफ ए इज 65, 75, 97, 85। सही आंसर है सी 97। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन? इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है? प्रिंटफ, स्कैनफ, मेन फंक्शन, नन फंक्शन। नन। तो नन में आप अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आप फोर्थ आंसर दे सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा होगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर कई लोगों ने आंसर नन दिया होगा, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है कि मेन फंक्शन एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है। जी हाँ दोस्तों, मेन फंक्शन के अंदर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोडिंग लिखता है, तो वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। हाउ मैनी बाइट्स ऑक्यूपाई बाय वॉइड इन मेमोरी? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि वॉइड मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। आप सभी को पता होगा वॉइड एक डेटा टाइप है जो कि 0 मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। तो यहाँ पर आंसर ए करेक्ट है। विच इंस्ट्रक्शन वी यूज फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस इन सी लैंग्वेज? ऐसे कौन से इंस्ट्रक्शन हैं जो कि हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए सी लैंग्वेज में यूज में लेते हैं? सी इन एंड सी आउट, इनपुट एंड आउटपुट, स्कैनफ एंड प्रिंटफ
बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर इसका आंसर है स्कैनफ एंड प्रिंटफ। यहाँ पर स्कैनफ में एस कैपिटल दिया हुआ है। आपको मैं बता दूँ, सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और इसमें हम सभी स्मॉल लेटर्स में यूज़ में लेते हैं। यहाँ पर गलती से ये कैपिटल लेटर्स में आ गया होगा, तो आप इसे जो भी कीवर्ड्स या जो भी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं उन सभी को स्मॉल लेटर्स में ही एज्यूम करें। व्हाट इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप? हर डेटा टाइप की यहाँ कोई ना कोई रेंज होती है सी लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप की रेंज यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन में है 0 to 255, -3 to 682 प्लस 3 to 767, -128 प्लस 127 एंड नन। सो आंसर है सी, -128 to 127। What is the range of int data type? 0 to 255, -32,768, 2 plus 32,767, -127 2 plus 128 or none. So option B is right. Which of the following is not a valid variable name declaration? Integer A3, integer underscore 3A, इंटीजर अंडरस्कोर A3। फर्स्ट ऑप्शन में भी इंटीजर अंडरस्कोर A3 है, मैंने अंडरस्कोर को यहाँ पर रीड नहीं किया। डी ऑप्शन में नन ऑफ द मेंशन्ड है। तो यहाँ पर आप इसे देखिए और सही आंसर बताइए। मैं इसका आंसर बताता हूँ, डी ऑप्शन, नन ऑफ द मेंशन्ड। यहाँ पर ऐसा क्यों आंसर में आया है? क्योंकि हमें पता है कि अंडरस्कोर एक मात्र स्पेशल कैरेक्टर है जो कि डिक्लेरेशन में अलाउड होता है। और क्वेश्चन में ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल नेम, कि यहाँ पर ऐसा कौन सा नेम है जो कि वैलिड वेरिएबल नेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सभी के सभी नेम वैलिड हैं, इसीलिए यहाँ पर नन ऑफ द मेंशन आंसर आएगा। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1979, 1972, 1991, 1995। सी लैंग्वेज कब डेवलप हुई थी? तो आंसर है बी, 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। साइज ऑफ इज ए फंक्शन, वेरिएबल, बोथ ए एंड बी एंड ऑपरेटर। तो आंसर है डी, साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है। यहाँ इसके साथ ये ब्रैकेट देखने पर कई लोग या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइज ऑफ एक फंक्शन है, पर साइज ऑफ एक फंक्शन नहीं, ऑपरेटर है जो कि पर्टिकुलर किसी भी डेटा टाइप या कोई भी वेरिएबल अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये उसकी साइज के बारे में बताता है। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर, यहाँ पर भी बी कैपिटल लिख दिया है, ये भी स्मॉल लेटर्स में आएगा। तो ब्रेक एक कीवर्ड की तरह सी लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज में लिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्विट ए प्रोग्राम, क्विट द करंट इटरेशन, बोथ ए एंड बी एंड नन। सो इसका सही आंसर होगा बी, क्विट द करंट इटरेशन। ब्रेक स्टेटमेंट को आप पर्टिकुलर किसी भी इटरेशन में अगर अप्लाई करते हैं तो ये उस कंट्रोल को उस इटरेशन से बाहर कर देता है। ब्रेक स्टेटमेंट को फिर चाहे आप लूप में यूज़ करें या स्विच केस में यूज़ करें, जहाँ भी इटरेशन के एंड में आप इसे यूज़ करेंगे तो उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड से ये इस इटरेशन से उसको बाहर कर देगा। सी इज ए टाइप लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड नन। सो आंसर विल बी ए, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फॉर्मेट आइडेंटिफायर %c is used for which data type? इंटीजर, डबल, कैरेक्टर एंड फ्लोट। तो मुझे लगता है ये आंसर तो बहुत ही इजी है और आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। सो आंसर विल बी सी, कैरेक्टर के लिए हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज में लेते हैं। Which of the following is not a valid variable name declaration? इनमें से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं है?
तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटीजर अंडरस्कोर A3, इंटीजर A_3, इंटीजर 3_A, इंटीजर _3A। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा C, क्योंकि C लैंग्वेज में किसी भी वेरिएबल का नाम न्यूमेरिक वैल्यूज से स्टार्ट नहीं हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू रन प्रोग्राम विदाउट मेन फंक्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज यस, सेकेंड ऑप्शन इज नो, एरर एंड नन। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, यस। तो हम मेन फंक्शन के बिना भी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम रन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी तरह का कोई सरप्राइज हो रहा है तो आप हमारे चैनल में सी लैंग्वेज के शुरू से लेकर एंड तक पूरा कोर्स के ट्यूटोरियल दिए हुए हैं। आप उन ट्यूटोरियल में जाकर ये सारे के सारे कंसेप्ट्स समझ सकते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होते हैं। हमने हर एक कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से बेसिक लेवल से वहाँ पर समझाया है, तो आप वहाँ जाकर इनके डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल नॉट ऑपरेटर? तो यहाँ पर ऑपरेटर्स के ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। तो आंसर है सी। तो ये जो सिंबल है ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को शो करता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल? किसी भी लोकल वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0, 1, गार्बेज एंड नल। तो आंसर विल बी सी। डिफॉल्ट वैल्यू किसी भी लोकल वेरिएबल की गार्बेज वैल्यू होती है, जो कि माइनस में या प्लस में किसी भी तरह का कोई भी नंबर हो सकता है। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? तो फ्रेंड्स, दो तरह के वेरिएबल्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में, नॉर्मल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। तो यहाँ पर ये स्टैटिक वेरिएबल के बारे में पूछ रहा है कि डिफॉल्ट वैल्यू स्टैटिक वेरिएबल की क्या होती है। तो ऑप्शन है 0, नल, गार्बेज एंड 1। तो आंसर विल बी ए। स्टैटिक वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ए रिटर्न वैल्यू? इनमें से कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जो कि किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करने पर यूज में लिया जाता है? तो मेनली ये फंक्शन के रेफरेंस में पूछा गया है कि फंक्शन में जब हम ये बताना चाहते हैं कि ये फंक्शन किसी न किसी तरह की कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो वहाँ पर आपको उस फंक्शन के रिटर्न टाइप के बारे में बताना होता है। तो वहाँ हम ये डेटा टाइप्स यूज़ में लेते हैं। तो इनमें से ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो कि ये बताता है कि फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है? सो आंसर विल बी ए, वॉइड, जो कि एम्प्टी वैल्यू को शो करता है। इज const better than hash define? Yes, no, cannot say, none. So answer will be yes. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट को हम बेटर मानते हैं हैश डिफाइन से। हैश डिफाइन के अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए उसे एक बेटर ऑप्शन की तरह देखा जाता है। Can we assign null on void pointer? Yes, no, error, none. तो आंसर यहाँ पर आप लोग सोचिए, ये पॉइंटर के रेफरेंस में पूछा हुआ है कि हम ऐसा पॉइंटर बना सकते हैं क्या सी लैंग्वेज में जो कि किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को इंडिकेट या डिनोट ना करे। तो अगर ऐसा करना होता है तो हम उसके अंदर void पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं या नहीं? तो आंसर है यस, हम ऐसा पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं जो कि मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर ब्लॉक को इंडिकेट ना करता हो। प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन मीन्स? फंक्शन के प्रोटोटाइप के क्या क्या मतलब यहाँ पर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेम ऑफ फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन और ऑल। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। ये सभी मिलकर एक फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिनोट करते हैं, क्योंकि उसमें आपको फंक्शन का नेम भी यूज में लेना होता है, फंक्शन किस तरह के पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स पास करता है वो भी हमें उसमें बताना होता है, और फंक्शन का डिक्लेरेशन हमें करना ही होता है।
इंटीजर A20, यहाँ पर ये एक एरे डिक्लेयर किया है, व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, और ये इस एरे की साइज पूछ रहा है। तो यहाँ पर इंट A20 लिखा हुआ है और ये इस एरे की साइज पूछ रहा है। 17, 20, 40 एंड 10 ये सभी ऑप्शन में अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा C 40। तो ये कैसे आया? ये ऐसे आया कि इंटीजर मेमोरी में 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है। तो एक वेरिएबल जब 2 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो इस एरे के अंदर हमने इसकी साइज 20 दी है। इसका मतलब 20 वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उस एरे की मेमोरी हमें पता लग जाएगी कि इस एरे को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है। तो यहाँ पर 40 विल बी द आंसर, क्योंकि हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आंसर आएगा। वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड बट नॉट इनिशियलाइज्ड कंटेन्स, वेरिएबल जो कि डिक्लेयर कर दिए जाते हैं लेकिन कोई वैल्यू उसमें इनिशियलाइज नहीं की जाती है, वो क्या वैल्यू कंटेन करते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझिए कि अगर हमने कोई वेरिएबल प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, मतलब हमने उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है, मतलब हम लिखते हैं इंटीजर a = 5, 2, 3, 4 जो भी, वो हमने नहीं डाला है, और ना ही हम यूज़र से किसी तरह की कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो उस वेरिएबल में क्या वैल्यू रहेगी। तो आंसर है आपका आंसर के ऑप्शन में यहाँ पर 0, ब्लैंक स्पेस, गार्बेज वैल्यू एंड नन है। तो आंसर गार्बेज होगा, क्योंकि मैं अभी आपको इससे पहले भी एक इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस बता चुका हूँ। तो जब कभी भी किसी भी वेरिएबल को हम इनिशियलाइज नहीं करते हैं या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू पॉपुलेट नहीं करते हैं, तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल गार्बेज वैल्यू को कंटेन करता है। गार्बेज वैल्यू मतलब किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू उसको असाइन हो सकती है। विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज, ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह का स्टेटमेंट है सी लैंग्वेज के अंदर। कंडीशनल स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर आंसर है बी, जंप स्टेटमेंट। जहाँ कहीं भी हम ब्रेक स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं तो पर्टिकुलर उस इटरेशन में जहाँ पर हमने इसे अप्लाई करा है, ये उसको उस पर्टिकुलर इटरेशन से जंप करवा देता है, चाहे आप इसे लूप में यूज़ करें या फिर आप इसको स्विच केस में यूज़ करें। What is the scope of local variable? Entire program, within the block or function, only main function, all of above। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो लोकल वेरिएबल है उसका स्कोप कहाँ कहाँ रहता है, पूरे प्रोग्राम में रहता है या पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में बनाया है या फंक्शन में बनाया है, उसी फंक्शन या ब्लॉक के अंदर रहता है। ओनली मेन फंक्शन, ऑल ऑफ अबव। तो आंसर होगा बी, क्योंकि जब कभी भी कोई भी वेरिएबल जिस पर्टिकुलर ब्लॉक या फंक्शन में बनाया जाता है तो वो वेरिएबल उस फंक्शन के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब वो फंक्शन अपना काम कंप्लीट करेगा तो वो वेरिएबल भी वहाँ पे अपनी मेमोरी रिलीज कर देता है। तो उसका जो स्कोप है वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर और उस फंक्शन के अंदर ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड डेटा टाइप शेयर इट्स मेमोरी टू ईच अदर, ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो कि अपनी मेमोरी को अपने दूसरे मेंबर्स के साथ शेयर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर, सेकंड है यूनियन, थर्ड है क्लास एंड फोर्थ वन है एरे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, यूनियन ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज यूनियन के अंदर जो मेमोरी होती है वो जो बिगेस्ट मेंबर को ही मिलती है, और उसके बाद जो स्मॉल मेंबर्स आप उसमें क्रिएट करते हो वो उसी मेमोरी को शेयर कर लेते हैं, और मेमोरी एक समय में सिर्फ एक ही मेंबर को एलोकेट हो सकती है। तो आंसर यहाँ पर यूनियन होगा। विच प्री डिफाइंड फंक्शन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में आपने कई फंक्शंस पढ़े होंगे, उन्हीं फंक्शंस के यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर है डी, strcmp। ये एक फंक्शन है जो कि दो स्ट्रिंग्स को कंपैरिजन के लिए यूज में लिया जाता है।
printf and scanf belongs to which library file? printf फंक्शन एंड scanf फंक्शन हम करीब करीब हर प्रोग्राम में यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये किस लाइब्रेरी फाइल से बिलोंग्स रहते हैं या किस लाइब्रेरी फाइल के अंदर इनका डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल है conio.h, stdio.h, maths.h, string.h। सो आंसर विल बी बी, stdio.h के अंदर इनका डिक्लेरेशन मौजूद होता है। कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन? यहाँ पर हम वेरिएबल के बारे में मैंने आपको अभी पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था कि लोकल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल सी लैंग्वेज में हमें पढ़ने को मिलते हैं और इसी तरह से स्टैटिक फंक्शंस भी होते हैं। तो ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शंस में यूज़ में लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आंसर होगा बी, नो, क्योंकि स्टैटिक फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल ही यूज़ में लिया जा सकता है। हाउ मैनी वे टू कॉलिंग ऑफ फंक्शन इन सी लैंग्वेज? फंक्शन के अंदर सी लैंग्वेज में फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो कितने टाइप होते हैं जिनसे हम उसको कॉल कर सकते हैं? तो यहाँ पर आंसर है 2। सॉरी, आंसर आपको यहाँ पर पहले ही दिख गया है। तो यहाँ पर आंसर है 2, 3, 4, 1 के अंदर ऑप्शन में अवेलेबल है 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर 2 कैसे है? हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस हमने सुना होगा। तो दो तरह से हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। इसमें कॉल बाय वैल्यू होता है एक टाइप और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस होता है। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम नॉर्मल वैल्यूज़ को पास करते हैं फंक्शन को और कॉल बाय एड्रेस में हम पर्टिकुलर वेरिएबल्स के एड्रेस को पास करते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप्स आपके यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग में ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेमोरी एफिशिएंट? इन सभी डेटा टाइप्स में से या सेकेंडरी डेटा टाइप्स में या इंस्ट्रक्शंस में हम कह सकते हैं कि कौन सा मेमोरी एफिशिएंट डेटा टाइप है? तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रक्चर, सेकंड यूनियन, बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन द सिस्टम। तो आंसर यहाँ पर होगा बी, यूनियन यहाँ पर मेमोरी के मामले में बहुत ही एफिशिएंट माना जाता है। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी जो होती है वो यूनियन में सबसे बिगेस्ट मेंबर को मिलती है और उसके बाद जो भी उसके स्मॉलेस्ट मेंबर्स होते हैं वो उसको आपस में एक दूसरे शेयर कर लेते हैं, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही मेंबर उसे शेयर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर 2 वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा ऑपरेटर बिल्कुल करेक्ट है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट वन में असाइनमेंट ऑपरेटर दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर दिया हुआ है, उसके बाद इक्वल टू ऑपरेटर दिया हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है और उसके बाद ये इक्वल ऑपरेटर दिया हुआ है, इक्वल टू ऑपरेटर। तो सी लैंग्वेज में आपको पता होगा कि हम सिंगल इक्वल को असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ट्रीट करते हैं और इसको इक्वल टू की तरह। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी, डी ऑपरेटर को हम कंपैरिजन के लिए यूज में लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कमेंट? सी लैंग्वेज में हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स को कमेंट कर देते हैं। जैसे हमने कहीं फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है तो हम उसके आगे कमेंट करके फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि ये फंक्शन का ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो उन स्टेटमेंट का प्रोग्राम से इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज़ में लेते हैं। वो सिंबल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है सी ऑप्शन यहाँ पर है, जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वाई डू वेरिएबल नेम्स बिगिनिंग विद द अंडरस्कोर इज नॉट इनकरेज्ड? तो यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल है इट इज़ नॉट स्टैंडर्डाइज्ड टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट्स since assemblers and loaders use such names to avoid conflicts, since library routines use such names to avoid conflict with environment variables of an operating system. So answer will be C, to avoid conflict since library routines use such names. All keywords in C are in lowercase letters, uppercase letters, camel case letters, none of the mentioned. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भी कीवर्ड सी लैंग्वेज में यूज़ में लिए जाते हैं
वो लोअर केस में होते हैं, अपर केस में होते हैं या कैमल केस में होते हैं। तो अभी कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डिस्कस भी किया था कि 32 कीवर्ड्स हम सी लैंग्वेज में यूज़ में लेते हैं और वो सभी के सभी लोअर केस में होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ए। तो आपको सी लैंग्वेज में सभी कीवर्ड्स लोअर केस में ही लिखने होते हैं। वेरिएबल नेम्स रिजोल्यूशन ऑफ significant character for the uniqueness of variable depends on। तो क्वेश्चन यहाँ पर है वेरिएबल नेम रिजोल्यूशन डिपेंड्स ऑन कंपाइलर एंड लिंकर इम्प्लीमेंटेशन, असेंबलर्स एंड लोडर्स इम्प्लीमेंटेशंस एंड सी लैंग्वेज एंड नन ऑफ द ऑप्शन। तो आंसर होगा ए, कंपाइलर एंड लिंकर इम्प्लीमेंटेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सी वेरिएबल नेम। यहाँ पर कौन सा वेरिएबल नेम सी वेरिएबल नेम की कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर नंबर, फ्लोट रेट, इंट वेरिएबल अंडरस्कोर काउंट, इंट डॉलर मेन। तो यहाँ पर आपको इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन बताना है। तो आंसर होगा डी। तो यहाँ पर जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंडरस्कोर के अलावा किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सी लैंग्वेज में वेरिएबल के नेम के लिए स्टार्टिंग तौर पे यूज़ में नहीं लिया जा सकता है। मतलब आप उसे वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम्स इन C language? They can contain alphanumeric characters as well as special characters। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वेरिएबल नेम्स के लिए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वो अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ में ले सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी यूज़ में ले सकते हैं। इट इज़ नॉट एन एरर टू डिक्लेयर ए वेरिएबल टू बी वन ऑफ द कीवर्ड लाइक गो टू स्टैटिक। Variable names cannot start with a digit। Variable can be of any length। तो यहाँ पर आंसर होगा C। Variable names cannot start with a digit। C लैंग्वेज में जब कभी भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या क्रिएट करते हैं तो उन वेरिएबल्स के नेम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते हैं। Which is valid C एक्सप्रेशन। यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है और उसे इनिशियलाइज भी किया गया है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर सिंपल फर्स्ट ऑप्शन में इंट माई अंडरस्कोर नम असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 1000000 लिखा हुआ है। इंट माई नम एंड 1000000। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन या एक्सप्रेशन वैलिड एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आंसर बी होगा, क्योंकि सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ में नहीं ले सकते हैं, ओनली अंडरस्कोर के अलावा। अंडरस्कोर हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज़ में ले सकते हैं, बट बाकी स्पेशल कैरेक्टर जैसे यहाँ कोमा लगा हुआ है, यहाँ पर हमने डॉलर यूज़ में लिया हुआ है और यहाँ पर हमने नेम के बीच में स्पेस दिया है, तो ये सब सी लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए आंसर यहाँ पर बी होगा। What will be the output of following C कोड। तो यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है और आपको इस कोड के थ्रू यहाँ पर आंसर देना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अवेलेबल है हेलो वर्ल्ड एक्स, हेलो वर्ल्ड फॉलोड बाय ए जंक वैल्यू, कंपाइल टाइम एरर एंड डी हेलो वर्ल्ड। तो आपको यहाँ पर देखना है कि इस कोड के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर होगा सी। सी आंसर यहाँ पर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर आपने जो ये x वेरिएबल यहाँ पे यूज़ में लिया है, इस x वेरिएबल को आपने प्रोग्राम में डिक्लेयर ही नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ये कंपाइल टाइम एरर देगा। बिना डिक्लेयर किए हम किसी भी वेरिएबल को सी लैंग्वेज में यूज़ नहीं ले सकते। What will be the output of following प्रोग्राम। तो यहाँ पर
सिंपल प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें y को 2 बार डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ कुछ वैल्यूज़ प्रिंट करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखें कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। कंपाइल टाइम एरर हो सकती है, हेलो वर्ल्ड नॉट ऑपरेटर एंड 34, हेलो वर्ल्ड नॉट ऑपरेटर एंड 1000 एंड हेलो वर्ल्ड नॉट ऑपरेटर फॉलोड बाय ए जंक वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, कंपाइल टाइम एरर, क्योंकि यहाँ पर हमने y को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। सो इसका जो रीडिफाइनिंग रिजल्ट है वो यहाँ पर एरर देगा। हम एक ही वेरिएबल को एक ही ब्लॉक में 2 बार डिक्लेयर या रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द फॉलोइंग सी कोड इज एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है जिसमें एक डिक्लेरेशन किया है और इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स को प्रिंट किया गया है। सो ऑप्शन में है इट विल कॉज ए कंपाइल टाइम एरर, इट विल कॉज ए रन टाइम एरर, इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3, इट विल एक्सपीरियंस इनफाइनाइट लूपिंग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आंसर होगा सी, इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3। ऐसा क्यों? क्योंकि सी प्रोग्राम के अंदर आप एक ही नाम के कई फंक्शंस बना सकते हैं, ठीक है, और वेरिएबल्स भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शंस भी आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्टेबल है और ये प्रिंट कर देगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इट विल रन विदाउट एनी एरर एंड प्रिंट 3 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर ये मेन को फंक्शन की तरह ना यूज़ लेके यहाँ पर वेरिएबल की तरह यूज़ में ले रहा है। Which of the following is not a valid variable name declaration? यहाँ में कौन सा डिक्लेरेशन वैलिड वेरिएबल नेम को शो नहीं करता है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में है फ्लोट PI इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर 3.14, डबल PI असाइनमेंट ऑपरेटर 3.14, इंटीजर PI असाइनमेंट ऑपरेटर 3.14 एंड हैज डिफाइन PI 3.14। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो है डी, हैज डिफाइन PI 3.14। तो ऐसा यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हैज डिफाइन PI 3.14 एक मैक्रो प्री प्रोसेसर है एंड ये एक टेक्सचुअल सब्स्टिट्यूशन है, इसीलिए आंसर डी होगा। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम को शो नहीं करता है। व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉलोइंग इन द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन? इस वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है और इसमें क्या इशू है? तो यहाँ पर आप इस वेरिएबल को ध्यान से देख लीजिए। फ्लोट 3 बेडरूम हाइफन हॉल हाइफन किचन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर सेमीकोलन लिखा हुआ है। तो ऑप्शन में है द वेरिएबल नेम बिगिंस विद एन इंटीजर, द स्पेशल कैरेक्टर हाइफन, द स्पेशल कैरेक्टर क्वेश्चन मार्क एंड ऑल द मेंशन। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा क्योंकि ये सभी के सभी ऑप्शंस सही है। द वेरिएबल नेम बिगेन विद एन इंटीजर, जो कि डिजिट के थ्रू सी लैंग्वेज में कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पर 2 स्पेशल कैरेक्टर्स यूज में लिए हुए हैं और ये भी सी लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन है कि अंडरस्कोर के अलावा किसी भी तरह के स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल डिक्लेरेशन में यूज में नहीं लिया जा सकता है। What will be the output of the following C code? यहाँ पर एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है मेन फंक्शन में जिसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं और उस वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है और ऑप्शन में अवेलेबल है द प्रोग्राम विल प्रिंट 12, द प्रोग्राम विल प्रिंट 14, द प्रोग्राम विल हैव ए रन टाइम एरर, the program will cause a compile time error due to redeclaration। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा बी, the program will print 14 वैल्यू, बिकॉज यहाँ पर सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वेरिएबल के जो नेम है उनमें डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो n है वो कैपिटल में लिखा हुआ है, यहाँ पर स्मॉल में लिखा हुआ है
और यहाँ पर जो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं वो स्मॉल n वाली वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम कैपिटल N लिखते तो यहाँ पर ये 12 प्रिंट करता, बट यहाँ पर हम स्मॉल लेटर वाले इस वेरिएबल को लिखे हुए हैं, इसलिए ये 14 वैल्यू को प्रिंट करेगा और आंसर 2 यहाँ करेक्ट होगा। Which of the following cannot be variable name in C language? इनमें से कौन सा कीवर्ड है जो कि वेरिएबल नेम हो सकता है सी लैंग्वेज में? सॉरी, इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि वेरिएबल नेम के तौर पे सी लैंग्वेज में यूज में नहीं लिया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है वॉलेटाइल, सेकंड है ट्रू, थर्ड है फ्रेंड एंड डी है एक्सपोर्ट। तो आंसर यहाँ पर ए होगा, क्योंकि ए यहाँ पर एज ए कीवर्ड वर्क करता है, इसीलिए इसे एज ए वेरिएबल नेम यूज में नहीं लिया जा सकता है। सी लैंग्वेज में जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको एज ए वेरिएबल नेम हम यूज में नहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हमने वैरायटीज़ भी लिए। हर एक टॉपिक से हमने क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और अगर कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो हम उन्हें नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कंसिडर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला हो, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए यूज़र्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें ये बताएं कि ऐसे ही और वीडियो हम किस किस सब्जेक्ट के लिए ला सकते हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को हम बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे और उन सब्जेक्ट में भी एनालिसिस करके बेस्ट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। इस वीडियो में हमने अभी बेसिक लेवल के ही क्वेश्चंस मेनली कवर किए हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे जो कि गेट या कई पीएसयू के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इंटरव्यू और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो इसी चैनल पर हमारे सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स फ्रीली अवेलेबल है। आप वहां जाकर उस कोर्स को भी पढ़ सकते हैं, उसमें वीडियोस देख सकते हैं। वहां पर हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस के साथ हर एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहां आप जाकर सारे के सारे वीडियोस को देखें और हमें बताएं कि उनमें किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आप कोई और टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पर जाकर हमें बता सकते हैं। फेसबुक पर भी हम अवेलेबल हैं डिजिटल वेव नाम से, तो आप हमें वहाँ जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर लैंग्वेज से या जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम डालते रहते हैं, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी कई इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर अपडेट करते रहते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे जाकर हमारे इस पेज को फॉलो करें। थैंक यू।